सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बात करेंगे आवर्ती गुणों के संदर्भ में। आवर्त सारणी में ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं, अर्थात एक जो है वर्ग में हम जब आगे बढ़ते हैं, या बाईं ओर से दाईं ओर अर्थात हम एक आवृत में जब हम जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में हमें एक प्रारूप दिखाई देता है। उनके अंदर हमें एक ग्रेडेशन जो है वो दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवर्त सारणी के आवृत तथा वर्गों में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। हम देखते हैं कि एक ग्रेजुअल जो है परिवर्तन जो है उन सब में होता रहता है। अतः उनके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। तो इस कारण से हम उनके गुणों में भी देखते हैं कि वो भी क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। तो गुणों में इन क्रमिक परिवर्तन को ही तत्वों के आवर्ती गुण अथवा गुणों की आवर्ती प्रवृत्तियाँ कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड और ग्रुप के अंदर जो विभिन्न तत्वों के गुणों में जो एक क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर हम ये कुछ महत्वपूर्ण गुण जो है इनका अध्ययन करेंगे, जो कि मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है आयनन ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। और चौथा है परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब जो है इन जो आवर्ती गुण है उनमें हम इन बिंदुओं पर उसका अध्ययन करेंगे। पहला है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा, उसको निर्धारित करने की कौन सी विधि है, हम किस प्रकार से उसको प्रायोगिक रूप से उसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है इनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज प्रॉपर्टीज़। चौथा है आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, यानी कि आवर्त सारणी में एक समूह में और एक ग्रुप में किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है, दैट इज़ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। और इसके बाद जो है रासायनिक व्यवहार की व्याख्या एवं अनुमान लगाने में अनुप्रयोग, जिसको हम कहेंगे एप्लीकेशन इन प्रिडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर। तो ये 5 मुख्य बातें हैं जिनका हम इसमें अध्ययन एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आयनन ऊर्जा, या जिसको हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी, या इसके लिए एक और शब्द भी काम में लिया जाता है आयनन विभव। ये क्या है? तो देखिए, एक विलगित गैसियस परमाणु, यानी कि एक आइसोलेटेड गैसियस परमाणु से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है उसको हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। यानी कि एक गैसीय अवस्था में जो आइसोलेटेड एटम है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा जो होती है वो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। एक उदासीन परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह एक संयोजी धनायन में बदल जाता है, इसलिए इसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ये जो आयनन का मतलब है वो ये है कि हम जब एक इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो वो आयन में बदल जाएगा, अर्थात वह ऊर्जा जो एक परमाणु को आयन में बदल दे। एक उदासीन परमाणु से ऊर्जा देकर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को भी निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम आयनन विभव से पहले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर एक गैसीय परमाणु है M,
जो कि विलगित है यानी आइसोलेटेड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये M+ बन गया, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान है वो है Ip1। अब ये जो M+ आयन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये M2+ बन गया, और उस ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको हम कहते हैं Ip2। और फिर तीसरे केस में हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन Mp2+ से M2+ से निकला और वो M3+ बन गया, और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो है Ip3। तो यहाँ पर Ip1 है प्रथम आयनन विभव, Ip2 है द्वितीय आयनन विभव, और Ip3 है तृतीय आयनन विभव। तो इसको हम Ip1, Ip2 और Ip3 से इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि आयनन विभव के मान को ज्ञात करने के लिए उसको कौन कौन से कारक जो हैं वो आयनन विभव के मान को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो है वो है नाभिकीय आवेश। किसी परमाणु का नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा उतना ही अधिक शक्ति से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, और उस तत्व के लिए आयनन विभव का मान भी उतना ही अधिक होगा। बहुत सामान्य सी बात है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खिंचा हुआ होगा, तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो है उसके लिए ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर जो है वह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रमुख क्वांटम संख्या। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की प्रमुख क्वांटम संख्या n का मान जितना अधिक होगा उतना ही वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, अतः उसके आयनन विभव का मान भी कम होगा। ये भी बहुत सामान्य सी बात है कि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो द्वितीय कक्ष में है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, और किसी तत्व में कोई बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए तृतीय कक्ष में है, तो तृतीय कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इस कारण से उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी कम होगा। तो जितनी ज़्यादा मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा आयनन विभव का मान उतना कम होगा। तीसरा फैक्टर जो है वो है परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। किसी परमाणु में भीतर के इलेक्ट्रॉन द्वारा जितना अधिक परिरक्षण होगा उतना ही उसका प्रभावीय नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश के नीचे जो अन्य इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो नाभिकीय आवेश जो है उसके प्रभाव को परिरक्षित करते हैं, यानी कि उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। तो वो जो नाभिक का जो आकर्षण जो बाह्यतम कोश के ऊपर लगेगा वो कुछ कम हो जाएगा। तो इस परिरक्षण प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, उसको आसानी से हटाया जा सकता है, यानी कि उसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसको हम दर्शाने के लिए Z* से दिखाते हैं। Z*= Z - S। यहाँ S जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है। कुछ बुक्स में इसको Z*= Z - सिग्मा के रूप में भी लिखते हैं। यहाँ सिग्मा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को डिनोट करता है। तो इस कारण उस नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण प्रभाव कम पड़ेगा और तत्व के आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है उतना ही आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान में उतनी कमी होती है। अब हम अगले फैक्टर की बात करते हैं, वो है पूर्ण भरे हुए अथवा अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक। पूर्ण भरे हुए तथा आधे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। ये हम जानते हैं, ये हमने पिछले बार की लेक्चर में भी इसके संबंध में बात की थी जब हमने ऑबो सिद्धांत के बारे में बात किया था। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमेशा स्टेबल होता है। अतः इन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि किसी तत्व के आयनन में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए या अर्धपूर्ण कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आयनन विभव का मान जो है वो उच्च हो जाएगा।
तो ऐसे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कोई ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फील्ड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान इस केस में जो है वो सामान्य से अधिक होगा। तो इसके बाद अगला फैक्टर लेते हैं, वो है दिगंशी क्वांटम संख्या या एजिमुथल क्वांटम नंबर। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान उच्च हो तो उसे निकालने के लिए कम ऊर्जा लगती है और उन तत्वों के आयनन विभव के मान जो है वो कम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न उपकोशों की भेदन क्षमता, नाभिक के निकट जाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इस क्रम में कम होती है यानी घटती है। सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो होती है S की, फिर होती है P की, फिर होती है D की और उसके बाद होती है F की। और हम जानते हैं कि S जो उपकोश है इसके लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान जो है वो 0 होता है। P के लिए ये मान 1 होता है, D के लिए ये मान 2 होता है और F के लिए मान सबसे अधिक यानी 3 होता है। तो जिसके एजिमुथल क्वांटम संख्या का मान जितना अधिक है, जिस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जब एजिमुथल क्वांटम नंबर का मान ज़्यादा है अर्थात उसकी भेदन क्षमता जो है उतनी ही कम होती है, यानी कि वो नाभिक से उतना ही दूर होता है और उसको हटाने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो F इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटाएंगे और इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो है वो F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका मान जो है वो कम होगा। तो इसको हम पढ़ सकते हैं, अतः S उपकोश नाभिक के सबसे नज़दीक होता है जबकि अतः S उपकोश नाभिक के सबसे अधिक होता है जबकि F उपकोश सबसे दूर होता है। अतः S इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव का मान सबसे अधिक होगा, P इलेक्ट्रॉन का S से कुछ कम होगा, D का उससे कुछ कम और S इलेक्ट्रॉन के और F इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव का मान जो है वो सबसे कम होगा। फिर अगला जो फैक्टर है वो है परमाणु या आयन पर कुल आवेश। कोई इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है अथवा किसी धनायन से, इस बात पर भी आयनन विभव का मान जो है वो निर्भर करता है। धनायन के नाभिकीय आवेश की अधिकता के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण में प्रबलता से बंधे रहते हैं, अतः इन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसके आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। धनायन पर आवेश जितना अधिक मात्रा में होगा उसके आयनन विभव का मान भी उतना ही अधिक होगा। अतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आयनन विभव के मान क्रमशः इस प्रकार बढ़ते जाते हैं, यानी IP1 जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो IP2 से कम होती है और IP2 की वैल्यू जो है वो IP3 से कम होती है। इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन जो है हटाते जाते हैं वैसे वैसे नाभिकीय आकर्षण जो है वो बाह्यतम कोश पर बढ़ता जाता है। इसलिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और तीसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आयनन विभव का मान जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ से हटा रहे हैं, परमाणु में से हटा रहे हैं या उसके आयन में से हटा रहे हैं। आयन में से हटाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आयनन विभव का मान जो होता है वो अधिक होता है। अब हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो मुख्य रूप से दो विधियां हैं जिसकी सहायता से हम आयनन विभव को प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है इसकी बोर सिद्धांत के अनुसार। बोर सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि बोर का जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जैसे एलिमेंट्स हैं उन पर लागू होती है, यानी कि जिसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो। तो बोर ने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे तत्वों के लिए
उनके एक इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिकलन करने का निम्न सूत्र दिया था। हमें मालूम है रिडबर्ग के अनुसार ये सूत्र जो था वो क्या था, वो है न्यू बार जो कि बराबर होता है 1/λ के इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संक्रमण एक निम्न ऊर्जा स्तर जिसको हम n1 से दर्शाते हैं वहाँ से n2 में होता है जो कि उच्च ऊर्जा स्तर है, तो उस परिस्थिति में जो विकिरण जो है जो उत्पन्न होती है उस विकिरण के तरंग दैर्ध्य का मान या उसके न्यू बार का मान जो है, वेव नंबर का मान जो है, वैल्यू जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में RH जो है वो एक रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो बोर के इस सिद्धांत के अनुसार जब हम n2 का मान हम इन्फिनिटी रखेंगे यानी उसके मान को हम अनंत रखेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से जब अनंत तक ले जाया जाएगा, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से हम पूर्ण रूप से मुक्त कर देंगे और वो उसका आयनन हो जाएगा, तो जो ऊर्जा मान जो ज्ञात होगा वो ऊर्जा किसके संगत होगी, वो ऊर्जा जो है वो आयनन ऊर्जा के बराबर होगी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम आयनन ऊर्जा के मान को परिकलित कर सकते हैं। तो n2 के स्थान पर लैम्डा हो तो इलेक्ट्रॉन अनंत दूरी पर जाएगा और उस संक्रमण की ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा के बराबर होगा। तो एक तो ये विधि है जिसमें हम आयनन ऊर्जा के मान को बोर के सिद्धांत के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरी विधि जो है वो है स्पेक्ट्रल मेथड यानी स्पेक्ट्रम ज्ञात करने की विधि। इस विधि में किसी तत्व का आयनीकरण करवाया जाता है और उस आयनीकरण में अवशोषित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो आयनाइजेशन कराएंगे उस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसका जो है हम स्पेक्ट्रम जो है वो ले लेंगे, और किसी तत्व का परमाणु आयनन के लिए जिस तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करेगा स्पेक्ट्रम में उस तरंग दैर्ध्य की रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार समस्त तत्वों के आयनन विभव का परिकलन किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका एक एक करके हम स्पेक्ट्रा लेंगे और उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी उस वेवलेंथ को हम उसका ज्ञात कर लेंगे, और वही जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयनन एनर्जी के मान को दर्शाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम आयनन ऊर्जा के मान को प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से 2-3 बातों के संबंध में जाना। सबसे पहले तो आवृत्ति गुण क्या होते हैं, और फिर हमने बात की कि आवृत्ति गुणों के अंदर परिवर्तन जो है वो किस कारण से होता है। फिर हमने बात की आयनन विभव की परिभाषा क्या है। फिर हमने बात की आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और तीसरी बात हमने की कि इस आयनन विभव को हम किस प्रकार से प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम कल आगे इस आयनन विभव के बारे में बात करेंगे कि आयनन विभव किस प्रकार से जो है आवर्त सारणी में परिवर्तित होता है, कैसे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल उसका क्या है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आयनन विभव जो हैं इसके अनुप्रयोग क्या हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद।